9th गद का एक चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, और राइटर है महादेवी वर्मा। जिस तरह हम अपने बचपन को याद करते हुए पुरानी यादों को क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसा माहौल आता है कि हम लोग अपने पुराने बचपन को याद करते हैं, बीते हुए बचपन को याद करते हैं। तो इसी तरह महादेवी वर्मा ने अपने बचपन में किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरी है वही इस चैप्टर में रखी है ना। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है गद की विधा। और संस्मरण किसे कहते हैं? तो जो हम अपनी पुरानी यादों को लोगों के बीच में रखते हैं, पुरानी यादों को निकाल कर उसको तरोताजा करते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। और संस्मरण क्या है? गद की विधा है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि कहानी स्टोरी पढ़ते हैं, कभी नाटक पढ़ते हैं, कभी उपन्यास पढ़ते हैं, तो ये सब गद की क्या है? विधा है। तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है क्लास 9th का, ये जो आप लोग का गद का लास्ट चैप्टर मेरे बचपन के दिन, यानी महादेवी वर्मा इस चैप्टर में अपने बचपन से लेकर यौवन अवस्था तक जो भी परिस्थितियों से गुजरी है, उनके जीवन काल में क्या क्या परेशानियां आई है, किन किन परेशानियों का सामना किया है, वही इस चैप्टर में अपने बचपना को बताने का प्रयास किया है। तो इसको हम लोग विस्तार से सुनेंगे। देखिए, ये बताती हैं कि एक चीज और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महादेवी वर्मा जो है छायावादी के कवि माने जाते हैं। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, तो बड़े क्लास का मतलब जब ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, बीए वगैरह में, चाहे जो कोई ग्रेजुएशन वगैरह में जब जाएंगे, तो हिंदी को विस्तृत से जब पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया है ना। कभी आपको मैं इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा। उन चारों में एक छायावाद काल भी आता है। तो महादेवी वर्मा जो है ना, छायावादी कवि मानी जाती है। और इन्हें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक राइटर है, उन्होंने इनको कहा है कि विशाल मंदिरों की ये सरस्वती है। फिर इनको किसी ने आधुनिक मीरा का कवि भी माने, कवित्री माने, कवि नहीं कवित्री है ना, महिला है तो कवित्री होगा। तो इन्होंने अपने बचपना को बताते हुए कह रही हैं, बताना चाह रही है कि हमारे जो खानदान है, हमारा जो परिवार है, उसमें आज से लेकर, मतलब जब वो पैदा हुई तब से बात कर रही है, तब से लेकर उससे पहले 200 वर्ष तक एक भी लड़की को पैदा नहीं होने दिया जाता था। यानी उनके परिवार में लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता था। क्यों? अब कुछ रीति रिवाज होता होगा, अब हो सकता है उस समय नहीं लोग चाहते होंगे। अब हम लोग तो थे नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो बुक कह रहा है, जो बुक में लिखा है, वही बातें हम लोग कह रहे हैं। तो इनकी परंपरा थी कि इनके परिवार में जो भी लड़कियां पैदा होती थी, या तो उनको मार दिया जाता था या फिर उनको पैदा ही नहीं किया जाता था, ऐसा रीति रिवाज होता। लेकिन इनके जो दादा, बाबा जिसको बोलते हैं, ये दुर्गा पूजा की मन्नत रखते हैं, दुर्गा पूजा रखते हैं, और उस दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ से मन्नत मांगते हैं कि मेरे परिवार में अब क्या पैदा हो, लड़की की मांग करते हैं, लड़की पैदा हो। तो यही महादेवी वर्मा पैदा होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी मन्नत मांगते हैं कि इस अब जो लड़की ये पैदा हुई है, इसको किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती है, ये उर्दू और हिंदी, फारसी, यानी धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों को पढ़ना पसंद करती है। लेकिन फारसी को पढ़ने में इनको दिक्कत होती है, ज्यादातर उर्दू और हिंदी ये पढ़ा करती थी। क्यों? क्योंकि इनके घर में जो इनकी माँ थी वो हिंदी की कविता लिखती थी, हिंदी की कविताओं को पढ़ती थी। जैसे मीरा की कविता पढ़ती थी। मीरा किसकी उपासक है? मीरा किसकी उपासक है? क्लास 7 में आप लोग को पढ़ाया गया था एक चैप्टर, नहीं मालूम है?
मीरा श्री कृष्ण भगवान के उपासक। श्री कृष्ण ने आप लोग को बताया गया था कि राणा उनको मारने के लिए प्याले में जहर दे दिया करते थे, उनके पेड़ पर नुकीले चीज लगा दिया करते थे। याद नहीं आ रहा है क्या वो चैप्टर? तो वही मीरा के इनकी माँ पद पढ़ा करती थी, इसलिए थोड़ा सा उनकी नजदीकी में रही और इसलिए हिंदी पढ़ना पसंद करती थी। आगे चलकर वो स्कूल में दाखिला लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब डिग्री की बात, कॉलेज की बात आती है, तो कॉन्वेंट डिग्री कॉलेज की बात इसमें जिक्र किया गया है कि जब ये डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है, दाखिला लेती है, तो जो वहाँ का हॉस्टल है, हॉस्टल मतलब छात्रावास, उसमें जो रूम प्रोवाइड किए गए थे, एक रूम में 4 लड़कियों को रहने के लिए बताया गया था कि एक रूम में कितनी लड़कियां रहेंगी? 4। तो उस रूम में जब वो रहती है तो उसी रूम में एक राइटर से मुलाकात होती है। उस राइटर का नाम रहता है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर राइटर मानी जाती थी, कवित्री मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही एक बहुत ही प्यारी सी कविता उन्होंने लिखा है, जो आप लोग को बचपन में पढ़ा करते थे आप लोग की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद आ रहा है कविता? इस कविता को लिखने वाली कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी, इनसे 2 साल बड़ी थी। किससे? महादेवी वर्मा, यानी इनकी अब सीनियर हुई। ठीक है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखती थी, कविता पढ़ती थी, और कवि सम्मेलन होता था तो उसमें जाकर भाग लेती थी। तो ये सारी चीजें देखने के बाद महादेवी वर्मा इनके नजदीक आई। किसके? सुभद्रा कुमारी चौहान के। उनके कांटेक्ट में आई, उनके पास आई, उनसे संबंध धीरे धीरे जुड़ता गया। और जुड़ने के साथ साथ ये भी धीरे धीरे क्या करने लगी? अपनी कविताएं लिखने लगी। और वो कविताएं तो लिखने लगी, लेकिन उनसे छिप कर। देखिए, जो संस्कारिक लोग होते हैं ना, अपने बड़े लोगों से क्या होते हैं? डरते हैं। भले ही उनके साथ उनके हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 2 साल बड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनसे वो क्या करती थी? थोड़ा सा डर कर रहती थी, क्योंकि वो सीनियर है। लेकिन छुप कर क्या करती थी? वो भी कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी। कौन? महादेवी वर्मा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान उनको देख लेती है, कविता लिखते हुए उनको देख लेती है। अब वो देखती है तो ये चीज, उनकी जब कविता पढ़ती है लेकर, तो बड़ा अच्छा उनको लगता है। अब उनकी कविता अच्छी लगती है किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। और उनको एहसास होने लगता है कि ये तो मुझसे भी अच्छा कविता लिख रही है ना। कौन? महादेवी वर्मा। अब ये बात धीरे धीरे पूरे छात्रावास में फैला देती है कि जो महादेवी वर्मा है वो हिंदी में बहुत अच्छी सी कविता लिख रही हैं, और उसको चारों तरफ चर्चित कर देती है, फैला देती है। और आगे चलकर कभी पेड़ों की डाल पर बैठकर साथ में कविताएं गाती हैं और लिखती भी हैं, है ना। फिर क्या होता है कि उस समय में 2 संस्थापक के रूप में हरिऔध और श्री पाठक नाम के 2 राइटर रहते हैं। उस समय के वो संस्थापक रहते थे, यानी कहीं भी कवि सम्मेलन होता था ना, तो इन दोनों को वहां पे मुखिया के तौर पे बुलाया जाता था। अब देखिए, कवि सम्मेलन जहां भी होता था, सुभद्रा कुमारी चौहान इनको अपने साथ क्या करती थी? लेकर जाती थी। और उन सम्मेलनों में महादेवी वर्मा गाती थी तो इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाता था, और ज्यादातर ये प्रथम पुरस्कार जीतती थी। देखिए, अब एक थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर हमसे जब कोई अच्छा वर्क करता है तो थोड़ी सी हमको क्या हो जाती है? जलन हो जाती है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी नहीं थी। उनको जब लगा कि नहीं, महादेवी वर्मा बड़ा अच्छा कविता लिख रही हैं, तो वो उनको आगे उठाने के लिए क्या किया? लोगों के बीच में ले गई। ऐसा नहीं कि उनको गिराया, उनको लोगों के बीच में ले गई। कई कवि सम्मेलन पार्टिसिपेट करवाई जिसमें वो प्रथम स्थान भी पाती थी। और एक समय आता है कि उनको एक कवि सम्मेलन में चांदी का कटोरा क्या किया जाता है? पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, और बड़ा खुश होती है। अब चांदी की कटोरी जिसको मिलेगा वो क्या करे? बहुत खुश हो। तो इसी तो महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरी पुरस्कार के रूप में मिलता है।
और उस कटोरी को लेकर किसके पास जाती है? गांधी जी। अपने पहले गांधी जी बाद में आते, पहले सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती है ना। यस सर। वो क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि आप मेरे को इस कटोरी में क्या करो? खीर खिला दो। खीर बनाकर खिलाओ, खीर लाकर खिलाओ, है ना। और उसके बाद उस समय के जो मेन हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ी हुई थी 1857 वाली, तो वो जंग चल ही रहा था, है ना। तो उस जंग के लिए हमारे देश के हित के लिए जो भी एक नया 2 नया जो भी पैसा लोग जिसके पास भी जितना पैसा होता था वो सब किसको दे देते थे? गांधी जी। आनंद भवन में जहाँ बैठते थे गांधी जी, उनके पास ले जाकर क्या किया जाता था? पैसा दे दिया जाता था। आनंद भवन इलाहाबाद में, याद रखिएगा। तो वो महादेवी वर्मा भी दान करने के लिए वो कटोरी लेकर महात्मा गांधी के पास जाती है। बात मत करिए पीछे। महात्मा गांधी के पास जाती है और वो कटोरी दिखाती है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी क्या करते हैं? उस कटोरी को मांग लेते हैं, है ना, ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती है। एक बात ये कि वो कटोरी तो देती है महात्मा गांधी को, तो बहुत खुश भी होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी उसके पुरस्कार को ले रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, अंदर से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा भी होता है उसको। पीड़ा का मतलब दुखित होती है, और दुख इस बात की होती है उसको कि महात्मा गांधी जी ने हमसे कटोरी तो लिया, लेकिन ये कारण नहीं पूछा कि आपको ये किस चीज के लिए पुरस्कार दिया गया, यानी कि आपने ऐसा क्या वर्क किया कि इस कटोरी को आपको गिफ्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको दुखी भी अंदर होती है, पीड़ा होती है, लेकिन वो खुश इस बात से होती है कि हमारे जो पुरस्कार है किसने लिया है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, जब हम कहीं किसी चीज में पार्टिसिपेट में जब भाग लेते हैं और हमको पुरस्कार मिलता है, तो घर पर जाते हैं तो पूरा उसका कारण बता देते हैं, रीजन बता, चाहे आदमी पूछता भी है आदमी, तो हम लोग बता दें। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी पूछते नहीं है, ठीक है ना। महात्मा गांधी पूछते नहीं है, इसी बात को लेकर थोड़ा सा दुखित होती है। फिर क्या होता है कि एक समय की बात, फिर अपने बचपन की बात बताती है कि एक हम लोग जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, जिस मंजिल में रहते थे मकान में, उस मकान में कौन रहती थी? बेगम साहिबा, और बेगम साहिबा का पूरा परिवार रहता था। तो वो बताती थी कि वो मुस्लिम थी और हम लोग क्या थे? हिंदू। आज इतने लोग शिक्षित होकर भेदभाव कर रहे हैं जाति को, लेकिन एक वो समय था कि उस समय भेदभाव नहीं किया जाता था जाति को। अगर मेरा त्योहार रक्षाबंधन है, होली है, तो मुस्लिम के लोग भी मिलजुल कर उस त्योहार में भाग लेते थे, मनाते थे। ठीक उसी तरह मुस्लिमों का जो त्योहार होता था मुहर्रम वगैरह, तो उसमें भी महादेवी वर्मा का पूरा परिवार भाग लेता था, उनके साथ जुड़ता था, उनके प्रोग्राम में उनके जो त्योहार था उसमें शामिल होता था। और जो बेगम साहिबा थी, इनके लिए कपड़े भी खरीदती थी। किसको? महादेवी वर्मा को। फिर एक समय ऐसा आता है, बताती है कि महादेवी वर्मा का जो छोटा सा भाई रहता है, उसका बर्थडे जब आता है तो वो बर्थडे पर मांगनी के रूप में मांगती है उस बच्चे को। क्यों मांगती है? हम लोग के गांव समाज में बुआ मंगनी मांगती है, देखते हैं, बुआ मंगनी मांगती है। तो उस मंगनी के रूप में उस बच्चे को मांगती है, कहती है कि इस बच्चे को मुझे 6 महीने के लिए दे दो, मैं इसको क्या करूंगा? आलन पालन करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसका पूरा हर एक चीज ध्यान रखूंगा। मंगनी के रूप में मांगते हैं। सोचिए, सोचने वाली बात है कि वो मुस्लिम होकर हिंदू के बच्चे को मांग रही है। और आज ऐसा होगा? नहीं होगा। उस समय ये सब भावनाएं नहीं थी। तो ये भी हमको सीख मिलती है कि उस समय जातिवाद नहीं था, भेदभावना नहीं था। चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सब लोग, चाहे 1 नया हो चाहे 2 नया हो, सब लोग मिलकर देश के हित के लिए पैसा इकट्ठा करते थे वहाँ। और यही छोटा जो भाई है उसका, महादेवी वर्मा, इसका नाम किसने रखा था? बेगम साहिबा ने ही उनका नाम क्या रखा था? मनमोहन वर्मा। और यही मनमोहन आगे चलकर जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के क्या बने थे? वाइस चांसलर, जिसको कुलपति, उप कुलपति बोलते हैं शायद, है ना। तो ये जाकर आगे यही बने। और इस कविता में यही सारी चीज, अपने बचपन से संबंधित सारी बातें महादेवी वर्मा ने रखा है। इस चैप्टर का मेन मकसद यही था कि
इसमें जातिवाद को नहीं, मतलब ये दिखाया गया कि उस समय का जो स्थिति थी, परिस्थितियां थी, सब जाति के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में इन्वॉल्व होकर, शामिल होकर मनाते थे। लेकिन अब अगर मैं अब उस निगाह से देखता हूँ तो वो सारी चीजें धीरे धीरे वो चीज क्या हो गया, खत्म होती चली गई है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया भी हो।